बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है युगों का दौर। इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिनका भावार्थ हम पहले ही देख चुके हैं। आज जिस शीर्षक का भावार्थ देखेंगे वो है प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, और ये जो शीर्षक है वो इस पाठ का 10वां भाग होगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें प्राचीन भारत में गणित के क्षेत्र में किस तरह से विकास हो रहा था, हमारे गणितज्ञ गणित के क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रहे थे, इसके बारे में हमें क्या बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला है प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। प्राचीन काल से ही ऐसे ऐसे विद्वान हमारे देश में हुए, ऐसे ऐसे गणितज्ञ हमारे देश में हुए जिनका बहुत बड़ा योगदान गणित के क्षेत्र में माना जाता है। और ये कौन सा योगदान था, ये किस तरह का कार्य कर रहे थे गणित के क्षेत्र में, ये हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। तो भारत और गणित का संबंध, भारत और गणित जो विषय है इसमें क्या संबंध है, इसे बताते हुए पहला बिंदु है आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की शुरुआत भारत में हुई थी। या गणित की दो मुख्य शाखाएं, जिन्हें एक है अंक गणित और दूसरा है बीज गणित, इन दोनों की शुरुआत भारत में ही हुई थी। अब ये अंक गणित और बीज गणित क्या है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं आपको समझाती हूँ। अंक गणित, अंक मतलब नंबर्स, संख्या। तो यहाँ पर जब संख्याओं को लेकर के जोड़ घटाव गुणा भाग, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस तरह के कैलकुलेशंस किए जाएं तो उसे अंक गणित कहा जाता है। अंक गणित को इंग्लिश में अर्थमेटिक कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीज गणित, जब हम अंकों की जगह अक्षरों का प्रयोग करते हैं गणित के सवाल में, तो ये जो चीज है, इस तरह के जो सवाल होते हैं उन्हें हम बीज गणित के सवाल कहते हैं। इसे इंग्लिश में एल्जेब्रा कह सकते हैं। इसमें कभी कभी अक्षरों के साथ साथ अंकों का भी प्रयोग किया जाता है। ये जो गणित के सवाल करने का तरीका है इसे बीज गणित, और इस तरह के जो सवाल होते हैं उन्हें अंक गणित हम कहते हैं। तो ये जो दोनों शाखाएं थी, आधुनिक समय में जो बच्चे हमारे अंक गणित और बीज गणित के सवाल पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत भारत में ही की गई थी। भारतीय अंक चिन्ह बेजोड़ थे। अंक चिन्ह मतलब जो नंबर्स थे, संख्याओं को लिखने का जो तरीका था, तो वो जो था वो बेजोड़ था। इस तरह का जो तरीका था या अंकों को जो लिखने का स्टाइल था, वैसा किसी भी देश में देखा नहीं गया था। अन्य देशों के चिन्हों से एकदम भिन्न थे। और भी बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि गणित के क्षेत्र में बहुत विकास कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमारे जो देश के अंक चिन्ह लिखने का जो तरीका था वो दूसरे देशों से बिल्कुल ही अलग था। इसके साथ ही साथ शून्य को मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं का बहुत पहले ज्ञान हो गया था। हमारे जो भारतीय जो गणितज्ञ थे उन्हें शून्य का ज्ञान भी पहले हो गया था। ऐसा माना जाता है कि विश्व को शून्य जो अंक दिया गया है वो भारत ने ही दिया है। तो यहाँ पर शून्य को मिलाकर ये जो 10 अंकों का जो एक समूह है, 1 से लेके 10 तक का जो समूह है, इसकी शुरुआत, इसे लिखने की जो शुरुआत है, ऐसे लिखने का जो तरीका है, इसके बारे में भारतीय विद्वान बहुत पहले से ही जानते थे। अब यहाँ पर भारत में इस तरह से गणित के क्षेत्र में प्रगति हो रही थी, और अन्य देशों का क्या हाल था ये हम देखेंगे। अन्य देशों में गणित के अंकों का विकास। यहाँ पर अन्य देशों में क्या हो रहा था, पहला देश है यूनानियों द्वारा गिनती के चौखट का इस्तेमाल। यहाँ पर यूनानी पद्धति, यूनानी लोग जो थे, रोमन लोग जो थे, वो भी गणित के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहे थे, विकास कर रहे थे। अंकों को गिनने का जो तरीका था वो एक चौखट का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गिनती या जोड़ घटाव या जो सामान्य जो जोड़ घटाव होते हैं उनको करने के लिए वो एक अलग तरह के चौखट का प्रयोग करते थे। इसे मैं आपको फिर से चित्र द्वारा समझाती हूँ, जिसे आप आज एबेकस कहते हैं। इसकी शुरुआत यूनान में ही हुई थी। इस तरह का एक लकड़ी का चौखट बनाया जाता था और यहाँ पर रॉड्स लगे होते थे, इसमें बीड्स लगे होते थे, मोतियां लगी होती थी, और उन मोतियों को ही ऊपर नीचे सरका करके गिनती सिखाया जाता था बच्चों को, और साथ ही साथ जो सिंपल जो कैलकुलेशंस होते थे वो किए जाते थे। इसे ही गिनती का चौखट कहा जाता है। फूहड़ पद्धति कहा गया, लेकिन इस तरह से जो गिनती गिनने का तरीका था इस चौखट के प्रयोग के साथ, इसमें बहुत सारी कमियां लोगों को नजर आने लगी, और यही वजह था कि कुछ समय के बाद इस पद्धति को, इस सिस्टम को फूहड़ पद्धति, मतलब फूहड़ मतलब बेकार पद्धति कहा जाने लगा। आगे है रोमन संख्याओं का बहुत समय तक इस्तेमाल किया गया।
आज भी हम रोमन न्यूमरल्स मैथ्स में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स जैसा कि आपको पता है, इसमें कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं और उन्हीं चिन्हों के सहारे हम अंकों को प्रदर्शित करते हैं, अंकों को दिखाते हैं। तो जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये जो चीज है ये रोमन पद्धति में कही जाती है, इसीलिए इसे रोमन न्यूमरल का भी नाम दिया गया है। तो इस तरह से संख्याएं वहां पर लिखी जाती थी और बहुत समय तक इसी तरह से संख्याओं को लिख करके रोम में बच्चों को भी पढ़ाया जाता था और गणित के क्षेत्र में इसी तरह से अंकों को रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे देश में और दूसरे देशों में किस तरह से अंक को, संख्या को लेकर के चीजें हो रही थी, विकास हो रहा था, ये सारी बातें हमें यहाँ से पता चलती हैं। आगे है भारत की अन्य उपलब्धियां। अब भारत के जो गणितज्ञ हैं वो गणित के क्षेत्र में नए नए कार्य कर रहे थे और उनकी बहुत सारी उपलब्धियां भी सामने आ रही थी। वो क्या उपलब्धियां थी? प्राचीन काल में ही ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ। यहाँ पर प्राचीन काल से ही अंकगणित और बीजगणित के बारे में तो हम पहले देख चुके हैं और साथ ही साथ ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब होता है ज्योमेट्री, ये सारी चीजें भी आज मैथ्स में पढ़ते हैं। इसे ज्यामिति कहा जाता है, जिसमें कि हम कोण के बारे में, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, या किसी भी दिए हुए कोण को किस तरह से बिल्कुल बराबर भागों में बांटना है, किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करना है, ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। किसी भी चीज को अगर 3 एंगल हमें पता है तो एक एंगल वो कैसे निकाला जाता है, ये सारी जो चीजें हैं वो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे भारत में प्राचीन काल से ही अंकगणित और बीजगणित तो शुरू हो ही चुका था, साथ ही साथ ज्यामिति का भी लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान था। और ये जो ज्यामिति है ये बहुत सारी चीजों में हमें देखने को भी मिलती थी। वो कौन कौन सी चीजें हैं? वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने में ज्यामिति गणित का प्रयोग। यहाँ पर वैदिक वेदियां, जो हवन कुंड बनाए जाते थे, पूजा का जो स्थान बनाया जाता था, हवन कुंड के आसपास हमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन, वो रंगोली के माध्यम से या आटे के माध्यम से या चावल के पाउडर के माध्यम से इस तरह की ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हमें देखने को मिलती थी और ये इसे शुभ भी माना जाता था। किसी भी यज्ञ प्रयोजन में या किसी धार्मिक प्रयोजन में इस तरह की आकृतियां जरूर बनाई जाती थी। साथ ही साथ हिंदी संस्कारों में भी ज्यामितिक आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हवन न भी किया जा रहा हो, किसी सामान्य पूजा पाठ में भी जिस स्थान पर पूजा पाठ किया जाता है वहां पर भी इस तरह से ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स बनाने के बाद ही उसमें पूजा की सामग्री रखी जाती थी। और साथ ही साथ घरों के बाहर जो रंगोली बनाई जाती है उसे भी अगर आप ध्यान से देखें तो वो भी आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइन की तरह ही नजर आएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें डे टू डे लाइफ में या हमारे दैनिक जीवन में भी देखने को मिल रही थी। इस ज्योमेट्री का जो प्रयोग है ये दैनिक जीवन में भी देखने को मिल रहा था। इसी के साथ भारत में ज्यामिति का विकास हुआ। भारत में नित्य नए विकास हो रहे थे। जो गणितज्ञ थे वो दिन रात लगे हुए थे कुछ न कुछ नया खोजने में। इसी तरह से ज्योमेट्री के क्षेत्र में भी काफी सारा विकास हो रहा था। लेकिन यहाँ पर विकास हो रहा था, फिर भी ज्यामिति के क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। लेकिन इस क्षेत्र में ज्योमेट्री का जो ज्ञान था, ज्यामिति का जो ज्ञान था, ये ऐसा माना जाता है कि यूनान और सिकंदरिया, यूनान के ही लोगों को सिकंदरिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लोग थे उन्हें ज्यामिति का ज्ञान ज्यादा था, हमसे वो ज्यादा जानते थे और इसीलिए माना जाता है कि इस क्षेत्र में वो हमसे आगे बढ़ चुके थे। लेकिन इस क्षेत्र में ये आगे थे तो भारत जो है वो अंक गणित और बीज गणित में आगे बना रहा। भारत ने अंक गणित और बीज गणित में नित्य नए प्रयोग किए, नित्य नई चीजों की खोज की और इस तरह से अंक गणित और बीज गणित में ऐसा माना जाता है कि भारत हमेशा आगे ही बना रहा। अब यहाँ पर धीरे धीरे शून्य का विकास, जैसा कि हमें पहले ही पता है कि भारत में ही शून्य का विकास किया गया। जो शून्य जो अंक है वो भारत की ही देन है। तो यहाँ पर शून्य के विकास में कौन सी नई चीजें हुई थी ये हम देखते हैं। भारत में खोज हुई थी, ये हमें मालूम है। आरंभ में बिंदी की तरह लगता था। शुरुआत में जब शून्य का विकास किया गया था तो इसे एक डॉट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता था, दर्शाया जाता था, एक बिंदी की तरह दर्शाया जाता था। लेकिन थोड़े समय के बाद में यह छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। छोटे वृत्त मतलब छोटा सा गोल, जहां पर भी शून्य लिखना हो वहां हम गोल छोटा सा वृत्त बना देते थे और उसी तरीके का पालन हम आज भी करते हैं। जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, तो बाद में इसे एक वृत्त का रूप दे दिया गया।
अन्य अंकों की तरह यह भी एक अंक है। क्योंकि अगर इसे अकेला लिखा जाए तो इसका कोई महत्व नहीं माना जाता, लेकिन जैसे ही यह किसी अंक के साथ लग जाता है, वो भी किसी अंक के दाहिने तरफ अगर लग जाता है, राइट हैंड साइड में लग जाता है, तो यहाँ पर शून्य का मूल्य भी बढ़ जाता है, इसका महत्व भी बढ़ जाता है। तो इसी तरह से शून्य को भी हम अंक की तरह ही देखते हैं, एक नंबर की तरह ही हम इसे देखते हैं। तो ये सारी उपलब्धियां जो हैं ये भारत की थी। इसके बाद है गणित के क्षेत्र में निरंतर विकास। अब यहाँ पर जो भारतीय गणितज्ञ हैं वो अभी भी रुके नहीं थे, दिन रात इस चीज को लेकर के नित नए विकास हो रहे थे, नित नई खोजें हो रही थी। इसी राह में एक नया कदम था, दशमलव पद्धति का विकास भी भारत में हुआ। यहाँ पर दशमलव मतलब होता है डेसिमल, पद्धति मतलब सिस्टम, तो दशमलव पद्धति जो है उसका विकास भी भारत में ही हुआ था। हम ऐसा कह सकते हैं कि दशमलव भी भारत की ही देन है। दशमलव पद्धति के बाद अंक गणित और बीज गणित में तेजी से विकास हुआ। अब यहाँ पर जैसे ही जो डेसिमल सिस्टम का विकास हुआ, डेसिमल सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा, उसके बाद कोई भी सवाल या किसी भी चीज का जब उत्तर निकाला जाता था तो उसकी शुद्धता भी बढ़ गई, और इसीलिए अंक गणित और बीज गणित के क्षेत्र में और ज्यादा तेजी से विकास होने लगा। भारतीय गणित शास्त्री, अब यहाँ पर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध और महान गणित शास्त्री भी हुए। इन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत काम किया और बहुत महत्वपूर्ण काम किया। तो इनके बारे में देखते हैं हम। पहले थे ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम सभी लोग जानते हैं, ये एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इनका क्या योगदान था? बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखा। बीज गणित, एल्जेब्रा पर इन्होंने सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अब आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जो दूसरे गणितज्ञ थे उनका नाम था भास्कर, और इनका जन्म हुआ था 522 ईस्वी में। इनका भी बहुत बड़ा योगदान था हमारे गणित के क्षेत्र में। इसके बाद जो तीसरे विद्वान हुए वो उनका नाम था ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो थे उनका जन्म हुआ था 628 ईस्वी में, और ये एक गणितज्ञ के साथ साथ एक खगोल शास्त्री भी थे। खगोल शास्त्री का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि आकाशीय पिंडों का ज्ञान रखता है। आकाशीय पिंड मतलब हमारा जो ग्रह है, प्लैनेट है, सूर्य है, चंद्रमा है, गैलेक्सीज जो हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में जिसे पूरा ज्ञान होता है उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो थे वो एक गणितज्ञ होने के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे। शून्य पर लागू होने वाले नियम बनाए। अब इन्होंने शून्य का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए इसके कुछ नियम उन्होंने बनाए थे। इसके बाद अनेक गणितज्ञों ने अंक गणित और बीज गणित पुस्तकें लिखी। अब इसके साथ साथ बहुत सारे और बदलाव आए, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, और उन सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे और भारतीय गणितज्ञ जो है वो इतिहास में रहे, जिन्होंने अंक गणित और बीज गणित से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थी। तो ये सारी चीजें हैं हमारे भारतीय गणितज्ञों के बारे में, और साथ ही साथ दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम जो हमारे भारत में शुरू हुआ उसके बारे में। इसके बाद है एक अंतिम महान गणितज्ञ। यहाँ पर एक बहुत ही महान गणितज्ञ के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें ऐसा माना जाता है कि ये अंतिम महान गणितज्ञ थे और इनका योगदान भी गणित के क्षेत्र में बहुत ज्यादा था। ये कौन थे? ये थे भास्कर द्वितीय। इनका नाम था भास्कर, और ये इन्हें द्वितीय का नाम दिया गया था क्योंकि इससे पहले भी एक भास्कर नाम के गणितज्ञ हो चुके थे, तो इन्हें भास्कर द्वितीय नाम दिया गया था। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था, और ये इनका क्या योगदान रहा गणित के क्षेत्र में? खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर 3 ग्रंथों की रचना की इन्होंने। इन्हें भी खगोल शास्त्र का पूरा ज्ञान था, बीज गणित, एल्जेब्रा, और साथ ही साथ अंक गणित, अर्थमेटिक। इन तीनों विषयों से संबंधित उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की थी, 3 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। इसके बाद है पुस्तक का नाम लीलावती। उनकी एक जो पुस्तक थी उसका नाम उन्होंने लीलावती रखा था। अब इस पुस्तक का नाम लीलावती क्यों रखा गया था और इस पुस्तक में किस चीज के बारे में लिखा गया था वो हम यहाँ आगे देखेंगे। लीलावती पुस्तक के विषय में, लीलावती पुस्तक के विषय में कुछ जानकारी दी गई है इस शीर्षक में। वो क्या जानकारी है? सबसे पहले अंक गणित की पुस्तक है। ये जो लीलावती नाम की जो पुस्तक लिखी गई थी भास्कर द्वितीय के द्वारा, ये एक अंक गणित, अर्थमेटिक से रिलेटेड ये पुस्तक थी। लीलावती स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता था। यहाँ पर लीलावती चूंकि एक स्त्री का नाम हो सकता था, तो यहाँ पर किसी गणित की पुस्तक को लीलावती नाम से पुकारना या उसे लीलावती का नाम देना
उस समय के लिए बहुत ही विचित्र या अजीब बात लग रही थी, क्योंकि वो समय एक ऐसा समय था जबकि गणित के क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान बहुत कम था, बहुत कम मतलब शून्य के बराबर था। स्त्रियां जो हैं इस क्षेत्र में वो उस वक्त नहीं थी, इसीलिए किसी गणित की पुस्तक को लीलावती नाम देना ये उस वक्त के लिए बहुत ही अजीब बात लग रही थी। लेकिन यहाँ पर इस नाम को लेकर के कुछ और भी बातें बताई गई हैं। लीलावती भास्कर की पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि लीलावती जो थी वो भास्कर की पुत्री थी और उन्होंने पुत्री के नाम पर ही इस पुस्तक का नामकरण किया था। लेकिन इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि भास्कर की पुत्री जो थी उनका नाम लीलावती था और इन्हीं के नाम पे उन्होंने अंकगणित की पुस्तक का नाम रखा। ये कहीं पर भी इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। पुस्तक की भाषा सरल एवं स्पष्ट है। यहाँ पर ये जो लीलावती नाम की पुस्तक थी जो अंकगणित पर आधारित थी, उस पुस्तक की भाषा अत्यंत सरल थी और साथ ही साथ जो चीजें भी उसमें लिखी गई थी वो बहुत स्पष्ट थी, बहुत ही क्लियर थी। इसके कारण छोटे बच्चे आसानी से समझ सकते थे। इस पुस्तक में जो भी नियम लिखे गए थे अंक गणित से संबंधित, वो छोटे बच्चे भी उसे पढ़ते हुए आसानी से उन चीजों को समझ सकते थे। संस्कृत विद्यालयों में अब भी इस पुस्तक का प्रयोग, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृत विद्यालय हैं जहाँ पर कि संस्कृत भाषा में पढ़ाई होती है, क्योंकि ये पुस्तक भी संस्कृत में लिखी गई थी, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि आज भी संस्कृत विद्यालय जहाँ पर भी संस्कृत भाषा में पढ़ाई होती है वहां पर आज भी गणित विषय को समझाने के लिए इसी पुस्तक का सहारा लिया जाता है, इस पुस्तक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो महान गणितज्ञ थे, अंतिम महान गणितज्ञ थे भास्कर द्वितीय, उनके बारे में ये सारी जानकारी दी गई है। इसके बाद है भारतीय गणित का विदेशों में प्रसिद्धि एवं प्रचार। अब यहाँ पर भारतीय गणितज्ञ जो थे, जो उनका ज्ञान था और गणित के क्षेत्र में जो वो विकास कर रहे थे, वो सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं था, उसका प्रचार एवं प्रसार बाहर के देशों में भी हो रहा था। ये किस तरह से हो रहा था? 8वीं शताब्दी में। अब ये जो प्रचार प्रसार है वो 8वीं शताब्दी में हुआ था और ये कैसे हुआ था? खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में। खलीफा अल मंसूर जो हैं वो बगदाद के शासक थे। खलीफा जो है, जैसे हम अपने देश में राजा महाराजाओं को महाराज या महाराजाधिराज की उपाधि देते हैं या उस नाम से पुकारते हैं, तो वहां पर जो शासक होते हैं उनके नाम के आगे खलीफा लगाया जाता है। तो यहाँ पर बगदाद के जो राजा थे उनके राज्यकाल में, उनके शासन काल में गणित, जो भारतीय गणित की जो प्रसिद्धि और प्रचार था वो बहुत ज्यादा हुआ था। और इनका राज्यकाल, इनके शासन का काल क्या था? 753 से लेकर के 774 ईस्वी तक। ये जो काल था, ये जो समय था, इस बीच में खलीफा अल मंसूर जो थे वो बगदाद के शासक के रूप में शासन कर रहे थे। तो यहाँ पर इसके साथ ही भारतीय विद्वान बगदाद गए। यहाँ पर भारत से बहुत सारे जो गणितज्ञ थे, गणित के क्षेत्र के जो विद्वान थे, वो उस वक्त बगदाद गए हुए थे। और वो अपने साथ क्या लेकर गए थे? वे अपने साथ खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें साथ लेके गए थे। खगोल शास्त्र, जो एस्ट्रोनॉमी की जो पुस्तकें थी वो, और साथ ही साथ गणित, चाहे वो अंक गणित हो, बीज गणित हो, इन सब की पुस्तकें जो यहाँ के विद्वानों ने लिखी थी वो पुस्तकें वो अपने साथ बगदाद लेकर गए थे। अब इसका क्या असर हुआ? अरबी जगत के गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया। अरब के जो गणितज्ञ थे वो भी अपने हिसाब से गणित के क्षेत्र में काफी सारा काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें भारतीय पुस्तकों से जो ये ज्ञान मिला, उसका असर वहां के गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास पर सीधा पड़ता हुआ नजर आया। या वहां के जो पहले से जो उनके पास ज्ञान था उसको हमारी पुस्तकों के ज्ञान ने सीधा प्रभावित किया था। वहां भारतीय अंक प्रचलित हुए। अब धीरे धीरे जो हमारे अंक को लिखने की, हमारी संख्याओं को लिखने का जो तरीका था, उसकी पद्धति थी, वो सारी चीजें वहां पर प्रचलित होने लगी। इसके साथ ही साथ बगदाद के बारे में और भी कुछ जानकारी दी गई है। वो क्या है? बगदाद शिक्षा का केंद्र। एक समय ऐसा था जबकि बगदाद जो शहर था उसे शिक्षा का केंद्र माना जाता था। विदेश के भी विद्यार्थी जो थे वो वहां आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पे विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था। इसे एक विद्या अर्जित करने का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था।
यूनानी और यहूदी विद्वान वहां से यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। अब यहाँ पर इजराइल में रहने वाले लोगों को यहूदी कहा जाता है। आज के समय में उस जगह को हम इजराइल कहते हैं जहां पर कि यहूदी लोग रहा करते थे। तो जो यहूदी थे, यहूदी के जो विद्वान थे वो भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और यहाँ से वो यूनानी दर्शन का मतलब है वहां के रीति रिवाज, वहां के नियम कानून, लोगों के आचार विचार, ये सारी जो चीजें थी, साथ ही साथ ज्योमेट्री का जो नॉलेज था वो, और साथ ही साथ विज्ञान, वहां का जो विज्ञान था, विज्ञान के क्षेत्र में जो वो प्रगति कर रहे थे, ये सारी चीजें वो वहां जाकर के जो विश्वविद्यालय थे या जो शिक्षा के जो केंद्र थे वहां वो पढ़ते थे और ये सारी चीजें वो अपने साथ, इस ज्ञान को अपने देश वापस ले जाते थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव। यहाँ पर एक समय ऐसा आया कि चूंकि बाहर के विदेशी बच्चे यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, तो मध्य एशिया, मिडिल एशिया और स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया का मतलब है मध्य एशिया से लेकर स्पेन तक जितने भी ऐसे देश थे जहाँ पर कि इस्लाम धर्म को माना जाता था, वहां पर जो बच्चे थे जो यहाँ से पढ़ करके जाते थे, उन पर सीधा असर यहाँ की संस्कृति का, बगदाद की संस्कृति का सीधा प्रभाव उन पर पड़ता हुआ नजर आता था। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया। जो भारतीय विद्वान अपने साथ भारत से गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकें लेके गए थे यूनान, वहां पर जो यूनान में अरबी भाषा बोली जाती है, उस अरबी भाषा में उन भारतीय पुस्तकों का अनुवाद मतलब उसे ट्रांसलेट करके अरबी भाषा में लिखा गया। इसके साथ ही साथ गणित के क्षेत्र में भारत का ज्ञान व्यापक क्षेत्र में फैल गया और जो भारत का जो ज्ञान था वो इस तरह से धीरे धीरे अपने देश तक ही सीमित नहीं बल्कि विदेशों तक भी ये फैल गया। व्यापक क्षेत्र मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र में हमारा जो भारतीय ज्ञान था वो इस तरह से फैल गया। इसके बाद है अरबी जगत से भारतीय गणित का विस्तार। यहाँ पर अरबी जगत का मतलब बगदाद में अरबी भाषा बोली जाती थी, तो बगदाद से भारतीय गणित का जो ज्ञान था वो धीरे धीरे उसका विस्तार होने लगा। वहां पर चूंकि वो एक शिक्षा केंद्र माना जाता था बगदाद, दूसरे देश से भी विद्यार्थी आकर के वहां पर ज्ञान अर्जित किया करते थे। वहां पर जो पुस्तकें भारतीय विद्वान लेकर के गए थे उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और इस तरह से अरबी जगत से बहुत सारे देशों में भारतीय जो गणित का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे फैलने लगा। अब यहाँ पर और कुछ बिंदु दिए गए हैं। भारतीय गणित सबसे पहले मूर विश्वविद्यालयों तक पहुंचा। यहाँ पर मूर विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। ये भी विश्वविद्यालय जो है वो बगदाद में स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहले भारतीय गणित का जो ज्ञान था वो सबसे पहले मूर विश्वविद्यालय तक पहुंचा। यहाँ पर वो सारी चीजें पढ़ाई जाने लगी। इसके बाद यूरोपीय देशों में फैल गया। जो यहाँ पर इस्लाम धर्म को जो मानने वाले देश थे और साथ ही साथ जो इस्लाम धर्म को जो नहीं मानते थे दूसरे जो देश थे, वहां पर भी भारतीय जो गणित का ज्ञान है वो धीरे धीरे फैलने लगा। यहीं से यूरोपीय गणित की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर यही माना जाता है कि भारतीय जो गणित का जो ज्ञान था वो जो थोड़ा बहुत इन्होंने लिया था उसे मिलाते हुए उन्होंने एक यूरोपीय गणित की शुरुआत वहां पर कर दी थी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ। अब भारत से जो नए अंकों को लिया गया था उसे यूरोपीय गणित नाम देकर के वहां पे इसकी शुरुआत की गई थी। इसका वहां पर जो विद्वान थे उन्होंने इसका घोर विरोध भी किया था, लेकिन आम लोगों के बीच इसे प्रचलित करने में कई 100 वर्ष लगे। लेकिन इसी चीज को वहां पर सिखाया जाने लगा और धीरे धीरे जो आम लोग थे उन्होंने इस नई अंक पद्धति को, इस नई अंक प्रणाली को धीरे धीरे अपना लिया। ये चीजें भी वहां पर प्रचलित हो गई, लेकिन इसे प्रचलित होने में कई 100 वर्षों का समय लग गया। नई अंक प्रणाली का सबसे पहला प्रयोग, यहाँ पर नई अंक प्रणाली पूरी तरह से उस देश में लागू कर दी गई और लोग उसी को सीखने लगे और इसका प्रयोग भी करने लगे। अब इसका पहला प्रयोग कब किया गया? इसका पहला प्रयोग किया गया 1134 ईस्वी में, सबसे पहली बार इसे प्रयोग में लाया गया। और इसका प्रयोग किस तरह से देखा गया? सिसिली के एक सिक्के में। यहाँ पर इटली जो एक देश है वहां पे एक सिसिली नाम का छोटा सा द्वीप है, वहां के जो सिक्के बनाए गए, सिक्के जो ढाल करके बनाए गए, उसमें ये जो नई अंक प्रणाली थे उस तरह के अंकों को इसमें छापा गया। तो ये सबसे पहली बार नई अंक प्रणाली जो कि भारत से यूरोपीय गणित में इसे शामिल किया गया था, उसका प्रयोग सबसे पहले सिसिली
में बने सिक्कों में इसे देखा जा सकता था। और इसके बाद जो है ब्रिटेन में नई अंक प्रणाली का पहला प्रयोग 1490 ईस्वी में हुआ। इसके साथ ही साथ कुछ 100 सालों के बाद ब्रिटेन में भी हमारी जो भारतीय अंक पद्धति थी उसका प्रयोग यहाँ पर भी किया जाने लगा। तो इस तरह से हमारा जो गणित का जो ज्ञान था वो हमारे देश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बहुत सारे देशों में फैल गया। उसमें थोड़े बहुत बदलाव करके उसे अपना लिया गया और उसे वहां पर प्रयोग भी किया जाने लगा। तो बच्चों, आशा है पाठ 4 युगों का दौर के अंतर्गत ये जो शीर्षक आज हम लोगों ने पढ़ा, प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, इसका भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित कुछ और शीर्षक बचे हुए हैं, उन्हें भी हम जल्दी ही समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।